नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निहंग विवाद पर बोले सीएम धामी, सबका सम्मान करना उत्तराखंड की संस्कृति, खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा ने तोड़े रिकॉर्ड, अब तक 1.28 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के आईटीआई करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट। 153 सरकारी, 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड के हल्द्वानी काशीपुर में एक ही जमीन की 5 बार हुई रजिस्ट्री, 30 मामलों में होगी प्राथमिकी। उत्तराखंड में ट्रैकिंग रूटों की पहली बार होगी मैपिंग, पर्वतारोहियों की लोकेशन का लग सकेगा पता। उत्तराखंड के 5 जिलों के सरकारी स्कूलों की होगी मिड डे मील की जांच, मदरसों में मिला था फर्जी नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर कुमाऊं से। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी को सालों पुरानी कूड़े की समस्या से जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। गोलापार स्थित ट्रेकिंग ग्राउंड में बरसों से जमा लाखों मीट्रिक टन कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है। गोलापार ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा करीब 1.75 लाख मीट्रिक टन पुराने कूड़े को हटाने के लिए नगर निगम 9 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कंपनी का चयन भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में पुराना अनुबंध समाप्त होने के बाद यहां लगे प्लांट ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे दोबारा कूड़े का ढेर लग गया। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि नगर निगम ने पुराने और नए कूड़े के प्रबंधन के लिए अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। हल्द्वानी नगर निगम ने कानपुर की एक नामी फर्टिलाइजर कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इस योजना के तहत शहर से निकलने वाले गीले कूड़े को प्रोसेस कर उससे कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से। प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय कूच पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने, भूमि मुक्त न कराने और जन विरोधी नीतियों अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जमीनों को खुर्द बुर्द कर माफियाओं के हवाले कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता और अपने आर्थिक हितों के लिए भूमि से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जमीनों की बिक्री इस स्तर पर पहुंच गई है कि भविष्य में लोगों के लिए जगह तक नहीं बचेगी। उन्होंने दावा किया कि जानकारी के अनुसार आचार संहिता लागू होने से पहले करीब 100 और जमीनों को चहेते लोगों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। हमारी जानकारी में ये अब तक आ चुका है कि सरकार ने इस प्रदेश की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, माफियाओं को सौंपने के लिए और इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अपने आर्थिक हितों की साधना करने के लिए यहाँ के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, इन्होंने ज़मीनों के आधार पर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम जुगाड़ निकाले। हमारी ज़मीनें इस हद तक दूसरे के हाथों बेचने का इनका इरादा है कि भविष्य में कहीं पैर रखने की जगह न मिले। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? हम प्रमाणों के साथ सरकार को ये बात सौंप रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जानकारी में ये भी आई है कि आचार संहिता लगने तक ऐसी 100 और जगहों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पार्षद राजेंद्र जीना का निर्वाचन निरस्त किए जाने के बाद अब मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचने की तैयारी में है। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लोक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में मनमानी की गई।
उन्होंने कहा कि उनके चुनाव में भी आयोग ने भी जी भरकर मनमानी की थी और इस मामले में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए वह इस मामले को आगे की अदालत में ले जाएंगे, क्योंकि न्याय पाने का अधिकार सभी को है। वहीं पार्षद राजेंद्र जीना ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज 2 मुकदमे इतने बड़े नहीं थे और उनके अनुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हो चुके थे। उनका आरोप है कि अब कई वर्षों बाद पुराने मामलों को दोबारा सामने लाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया गया है। देखिए, लोकतंत्र में इसके चारों स्तंभ से न्यायपालिका का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन न्यायपालिका ने आज जो आदेश दिया है, तो क्योंकि सीनियर कोर्ट में वो जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य और अचंभित हूँ मैं इस बात को लेकर के कि एक ऐसे केस जो कि कोरोना काल पर कोई एक केस था और उस केस को आधार बना करके अगर कोई चीज़ रद्द कर दी जाती है, वो भी एक चुने गए पार्षद को डिबार कर दिया जाता है और साथ ही साथ उनको ये बोल दिया जाता है कि साहब को आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आप। ये परसों 5:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का फैसला आया और उसमें जो फैसला आया वो हमारे खिलाफ आया है, सिर्फ इस बिंदु को लेके कि आपके खिलाफ जो कोरोना काल में जो केस थे उन मामलों को आपने छिपाया है। और तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2023 त्रिवेंद्र रावत सरकार में ये सारे मामले जो कोरोना काल के जो केस हमारे पर जनहित के मुद्दों में लगे थे। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तराखंड में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और ऊंचे क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि इन क्षेत्रों में उमस से लोगों को राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। ऐसे में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। देखिए, जब देश में आज सभी देशों के साथ सबके संबंध हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन अभी जो स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब युद्ध के बादल होते हैं तो अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। शांति होती है तो ठीक प्रकार से सब चलता रहता है, सप्लाई चेन बाधित नहीं होती है। अगली खबर का रुख कर लेते देहरादून में मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच वैश्विक अनिश्चितता पर चर्चा तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और सभी देश किसी न किसी के ऊपर एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन वैश्विक व्यवस्था की रीढ़ है और युद्ध या संघर्ष की स्थिति में यह व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। सांसद ने कहा कि ऐसी हालत में आर्थिक स्थिरता बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापना और समुद्री मार्गों में निर्बाध आवाजाही की वकालत की जा रही है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है। नरेश बंसल के अनुसार दुनिया की प्रमुख शक्तियां इस दिशा में प्रयासरत हैं कि तनाव कम हो और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में स्थिति सामान्य होगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से स्थिरता की ओर बढ़ेगी। उन्होंने शांति और सहयोग को ही वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। जैसे नोडल डिस्ट्रिक्ट मान लिया मेरा देहरादून है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं, उसके अंतर्गत
अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 11,600 के आसपास हमारी बूथ कमेटियां गठित हो गई हैं और इसमें हमारे BLA 2 भी हमने गठित कर दी है। जिन बूथों में हमारे अभी तक बूथ कमेटी गठन नहीं हुआ है, उन बूथ कमेटियों में भी हम शीघ्र उनका गठन करेंगे और वहाँ पर BLA 2 की भी नियुक्ति हम लोग कर लेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते प्रदेश में विशेष गैर पुनरीक्षण SIR अभियान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है। साथ ही आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को BLA नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं भाजपा में प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने बताया कि उत्तराखंड में पार्टी के कुल 11,733 बूथ हैं। इनमें से करीब 11,600 बूथों पर बूथ कमेटियों का गठन पूरा हो चुका है और BLA 2 की नियुक्ति भी कर दी गई है। परियार ने कहा कि शेष बूथों पर भी जल्द कमेटी गठन और BLA 2 की नियुक्ति कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि SIR अभियान अभी भी गतिमान है। भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग से भी जो भी गाइडलाइन आएंगी, भाजपा जिम्मेदार पार्टी होने के नाते उनका पूरा अनुपालन करेगी। अगली खबर की ओर रुख करते सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि अब स्कूल बस और स्टेज कैरी चालकों के लिए हर माह प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 24 जून को IDTR झांझरा से होगी, जिसमें 45 स्कूल बस चालक और अटेंडेंट शामिल होंगे। विभाग ने हर महीने 600 चालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इन सत्रों में स्कूल बसों के नए नियमों और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सभी चालकों को फर्स्ट रिस्पोंडर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि हादसे के वक्त वे तुरंत मदद कर सकें। डॉक्टर चमोला ने कहा कि सभी प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क हैं। मकसद सुदूरवर्ती और इंटीरियर रूटों पर भी नियमों का कड़ाई से पालन कराना है। प्रतिवर्ष हम लोग रोड सेफ्टी मंथ जो कि जनवरी में हमारा चलता है हर वर्ष, उसमें तो हम अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते ही हैं। लेकिन इस साल के लिए इस वर्ष हमने हर जॉनर को, जिसमें कि ड्राइवर्स हैं, स्कूल के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और आम नागरिक भी हैं, तो इनको लेकर हम डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हमने एक शेड्यूल बनाया है अपने देहरादून जनपद के लिए, जिसमें सबसे पहले जितने भी स्कूल बसेस में या स्कूल वैन्स में जो चालक है या अटेंडेंट्स हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मानसून में जलभराव की आशंका को देखते हुए अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। अब मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि विभाग आपात स्थिति में जनता को तुरंत सहायता देने को तैयार है। CFO त्यागी ने कहा कि जलभराव में विभाग के पोर्टेबल पंप बेहद कारगर हैं। दमकल विभाग फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका में है और रिस्पांस टाइम बेहद कम है ताकि न्यूनतम समय में मौके पर पहुंचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जलभराव से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी नगर निगम व अन्य विभागों की है, जिनके पास बड़े पंप हैं। लेकिन सूचना मिलते ही दमकल कर्मी पोर्टेबल पंप के साथ घटनास्थल पहुंचते हैं। इससे नुकसान कम करने और फंसे लोगों को निकालने में मदद मिलती है। विभाग की प्राथमिकता जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखिए, जल भराव की स्थिति में पोर्टेबल पंप्स होते हैं हमारे, जो पानी निकालते हैं। हम अपनी सक्शन होज लगा करके और उसकी सहायता से पानी निकालते हैं। देखिए, मुख्यतः इसके लिए नगर निगम और अन्य विभाग भी हैं जिनके पास बड़े साइज के पंप्स हैं या जिनका ये मुख्यतः काम है कि अगर जल भराव होता है तो उस स्थिति में क्या किया सकता है। लेकिन हम लोग भी उनकी सहायतार्थ में रहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। हम मिनिमम टाइम में पहुंच जाते हैं, हमारा रिस्पांस टाइम काउंट होता है। तो हम लोग जैसे ही किसी जल भराव की कॉल पे जाते हैं तो अपने पोर्टेबल पंप्स लेके जाते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल कर, और अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है या कोई अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उस पानी को निकाला जाए। अगली खबर का रुख करते खबर खटीमा से, जहां भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में
विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान तेज गति से चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में बूथ लेवल अधिकारियों BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाता सत्यापन और आवश्यक जानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। उपजिलाधिकारी खटीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी BLO को आवश्यक प्रपत्र और दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि SIR अभियान को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है और माह के अंत तक पुनरीक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। SDM ने यह भी बताया कि तहसील प्रशासन द्वारा समय समय पर बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी BLO की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम मतदाताओं से भी अपील की है कि वे BLO को सही जानकारी उपलब्ध कराकर मतदाता सूची को सटीक बनाने में सहयोग करें। तैयारी हमारी पूरी है और SIR की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। जो प्रपत्र हैं वो BLO घर घर जाकर बांटना हमने शुरू कर दिया है। सभी बूथों का कार्य प्रारंभ हो गया है और मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें पूर्ण रूप से प्रतिभाग करें, सहयोग करें और हम इसको निश्चित रूप से सफल प्रक्रिया के रूप में संपन्न करें। अगली खबर का रुख करते हैं। कर्णप्रयाग बाजार में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ निहंग श्रद्धालु नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। निहंग सिखों पर गुरुद्वारे पर कब्जा का भी आरोप लगा है। नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में 20 जून को हुई घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गुरुद्वारे की स्थिति नियंत्रण में है। हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित, सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालित हो रही है। अधिकारियों ने आमजन, स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। खबर ये भी है कि नगरासू गुरुद्वारे की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद निहंग अपने उन साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हैं जिन्हें बीते 16 जून को कर्णप्रयाग की तलवारबाजी की घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो इस विवाद की जड़ बताया जा रहा है। वहीं गुरुद्वारे को निहंग सिखों से मुक्त करा लिया गया है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्मा गया है। सारे पीर भरावां नूं बेनती है जी, असीं सही सलामत हां। असीं कल कर्णप्रयाग जाण खातर ऋषिकेश तो आए सीगे। साडा असीं कर्णप्रयाग जाण खातर नगरासू रुके गुरुद्वारे किसी कारण साडा मतभेद हो गया था, साडे ते अंदर झगड़ा होने करके तां उत्थे पुलिस आ गई। ठीक है जी, ओनू सानू लग्या कि ये साडे कारण आई है जी, ते इस कारण करके असीं उपर मोर्चा गढ़ता जी, असीं बूंगा ला लिया अपना। ठीक है जी, हुण असीं सही सलामत थल्ले उतरे आए हैं, असीं सही सलामत हां, गुरु घर च असीं अपने घर जा रहे हैं। नगरासू गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। जी, निश्चित तौर पर जो आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति में है और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहां पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके हमारी मातृशक्ति, चाहे तिरु रौतेली की बात करें, कर्णावती की बात करें या अन्य लोगों ने, हमारे माधो सिंह भंडारी ने यहाँ पर पहाड़ों में हर समय माकूल जवाब, जो जितने भी दुश्मनों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की उनको जवाब दिया। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है,
माफियाओं का राज है, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हो। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, वर्तमान में अराजक वातावरण है। आप देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान किस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, यात्रियों में, स्थानीय लोगों में टकराव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस का नियंत्रण नहीं है, कानून का राज नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपना पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता का अगर कोई भी माहौल हो रहा होता तो इस समय उत्तराखंड की स्थिति इतनी शांत नहीं होती। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो माहौल सामने आया उसको लेकर तत्काल कार्यवाही करी गई है। पुलिस वहां पर मुस्तैदी से लगातार कार्य कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब उत्तराखंड में चार धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर है और तब जब लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में उत्पन्न हुआ तनाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हाल ही में हुई घटना को किसी भी हालत में धार्मिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मामले को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है कि नगरासू की पूरी घटना चिंताजनक और पीड़ाजनक है। सालों से चार धाम यात्रा शांतिपूर्वक ढंग से संचालित हो रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्माद और डर का माहौल बना दिया गया है। 6-7 लोगों की अराजकता ने पूरी यात्रा को डिस्टर्ब किया है। ऐसे में सवाल यह है कि शांतवादियों के प्रदेश की आबो हवा को भला कौन लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को भी बेहद सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा के साथ कुंभ का बड़ा आयोजन प्रदेश में होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।